बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कर कहते हैं। सईद बलोच साहब, पहली खबर तो आज आ गई, इस कौम को वो मसीहा मिल गए हैं जिनका नाम वफाकी आइनी अदालत के जजों के में आया था। आज पहली समातें हो गई हैं, पहला फैसला भी आ गया है। इससे कौम को क्या मिलेगा उस पर बात करेंगे। जमाल मंदोखेल साहब जो आइनी बेंच का हिस्सा रहे, लेकिन आज उन्होंने जो समात की है, जो रिमार्क्स दिए हैं, वो बड़े हैरान कुन हैं। क्या उन्हें गुस्सा है कि उन्हें आइनी अदालत का हिस्सा नहीं बनाया गया? जो बात वो कर रहे हैं उससे तो सीधा साधा सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ जो मामला और केस बिल्ड कर रहा था वफाक, वो तो आज गिर गया, वो तो पाश पाश हो गया। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने पुराना कोई स्कोर सेटल किया। शाहरुख नाइयों में बात की है, डायरेक्ट नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं लिया, लेकिन सारे ये कह रहे हैं ये बात जो की है ये नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक है। कौन है जो जेल से मरीज़ बनकर निकला और बैरून मुल्क चला गया और आज भी बैरून मुल्क बैठ कर पाकिस्तानी सियासत में उसे कह रहे हैं कि बड़ा रेलिवेंट है। हालांकि उनकी अपनी जमात हर मामले में उन्हें रेलिवेंट बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इररेलिवेंट के इररेलिवेंट है। वो एक की इस साइड पर लगे हुए सिफर हैं, उनकी हैसियत कोई नहीं, लेकिन वो नज़र ज़रूर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, मेरे ख्याल में उनकी हालत एक ज़ख्मी शेर जैसी है। उसकी वजह यह है कि जब वो आइनी बेंच में भी शामिल थे तो उनके दरमियान और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब के दरमियान काफ़ी ज़्यादा तलख कलामी तो नहीं होती थी, लेकिन कम अज़ कम क्रॉस टॉक ज़रूर होती थी। आपने भी मुख्तलिफ मुकदमात में देखा, फ़ौजी अदालत वाले केस हो या मखसूस नशिस्तों वाला केस हो, तो हमें एक जज साहब सवाल करते या ऑब्जर्वेशन देते तो दूसरे उसको काउंटर करते थे। तो ये हमें एक टसल उनके दरमियान नज़र आई। उसकी बुनियादी वजह फिर हमें बाद में ये पता चली कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेज़ के ट्रांसफ़र वाला मामला आया और केस समात के लिए मुकर्रर हुआ, तो वो बेंच बना दिया गया जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब की सरबराही में। सही। और मोहम्मद अली मज़हर साहब जमाल मंदोखेल साहब से जूनियर हैं, तो जमाल मंदोखेल साहब को एक ये दुख था कि मैं सीनियर था तो बेंच की सरबराही मेरे हिस्से में आनी चाहिए थी, लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब को सरबराही दे दी गई। अब उसमें आप देखें कि मोहम्मद अली मज़हर साहब ने भी बिल्कुल क्रीज से बाहर जाकर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी बचाया। जजेज़ की सीनियरिटी के तयन के हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान हमारे साथ मुलाकात में ये बता चुके थे कि जब ये जजेस ट्रांसफ़र हो रहा था तो ये सीनियरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, ये बात चीफ जस्टिस पाकिस्तान को नहीं बताई गई। यहाँ जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब अगर चाहते तो मामला दोबारा जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से इनिशिएट कर सकते थे। कहते थे कि ये चूँकि इंफॉर्मेशन मुकम्मल फ़राहम नहीं की गई थी, इसलिए ये जो ट्रांसफ़र हुए हैं ये आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं है, दोबारा से प्रोसेस इनिशिएट किया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बताया जाए कि अगर ये जजेस ट्रांसफ़र होंगे तो इनकी सीनियरिटी भी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि उससे पहले याहिया अफरीदी साहब हमारे साथ जो प्रेस एसोसिएशन के साथ उनकी मुलाकातें हुई, उसमें उन्होंने इस बात का इकरार किया कि जब ये ट्रांसफ़र वाला मामला चल रहा था तो उनको मुकम्मल आगाही नहीं दी गई थी कि अगर डोगर साहब लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएंगे तो उससे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो मकामी जजेज़ हैं उनकी सीनियरिटी डिस्टर्ब हो सकती है। तो एक तो उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी उसमें बचाया, दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से जो ट्रांसफ़र हो चुके थे उसके ऊपर भी उन्होंने मोहर लगा दी कि ये बिल्कुल दुरुस्त हुए हैं। तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब उन लोगों में शामिल थे जिनके बारे में अब खुलेआम ये बातें हम सुप्रीम कोर्ट में भी सुनते थे कि अगर जस्टिस अमीनुद्दीन साहब रिटायर होते हैं 27वीं तरमीम से पहले, अब तो आपको पता है कि उनको 3 साल मजीद मिल गए हैं। 30 नवंबर को उन्होंने रिटायर होना था, लेकिन अब वो 3 साल मजीद आइनी अदालत के सरबराह के तौर पर खिदमात सर अंजाम देंगे। बसूरत दीगर कि ये 27वीं आइनी तरमीम रिवर्स होती है, इसको वापस लिया जाता है, इसको डी नोटिफाई किया जाता है, या इस हवाले से कोई नई हुकूमत आकर इस तरमीम को रिवर्स करती है। तो अब यहाँ जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब आइनी बेंच के अगले सरबराह की हैसियत से बड़े मजबूत उम्मीदवार के तौर पर मौजूद थे। जमाल मंदोखेल साहब भी उनके बराबर में थे, लेकिन जमाल मंदोखेल साहब ने माजी करीब में कुछ ऐसे फैसले दिए हैं जिसकी वजह से शायद वो ताकतवर हलकों की नज़र में खटकने लगे थे। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा गुज़श्ता साल रावलपिंडी के 5 नौजवानों का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया था, जो हमजा कैंप के सामने से जो 9 मई का मुकदमा था। उन नौजवानों के मुकदमे में इस जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की सरबराही में वो बेंच था, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी उसमें शामिल थे।
और उसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने रियासत के पूरे बयानिए को उड़ा के रख दिया। एक हवालदार के कहने पर कि हम साबिक वज़ीर आज़म को फांसी लगा दें, जेल कैसे, हाँ, उसको गद्दार कैसे करार दे सकते हैं। तो ये बड़ी हैवी किस्म की ऑब्जर्वेशन थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रियासत के, हुकूमत के मौक़िफ़ को तस्लीम ही नहीं कर रही। यहाँ रियासत का जो 9 मई का पूरा बयानिया था वो ज़मीन बोस हो गया। 5 नौजवानों को जमानत मिल गई, पुलिस के किरदार के ऊपर शकूक व शुबात का इजहार किया गया, और उसी मुकदमे में हमें पहली बार इस बात का भी इल्म हुआ कि एक ही गवाह है जो लाहौर में भी था, जो रावलपिंडी में भी पहुंचा, जो जमान पार्क में भी पहुंचा, और फिर वो सारा एक ही जो कहते हैं उसको सुपर गवाह का नाम शायद उसको दिया गया कि वो एक ही मरकजी किरदार है और हर जगह पर उसी वो मौजूद है। वो चक्री में भी पहुंच जाता है, वो जमान पार्क में पर्दों के पीछे भी, वो टेबल के नीचे भी। तो जमाल मंदोखेल साहब ने ये फैसला देकर दर हकीकत रियासत के बयानिए को उड़ा दिया, तो वहीं से शायद फासले पैदा होना कोई नाराजगी का भी हुआ था, काजी साहब की तरफ से नाराजगी का भी इज़हार जी जी था। और उसके बाद आप देखें कि बल्कि काजी साहब की अहलिया के हवाले से ये खबर सामने आई थी कि किसी इवेंट के अंदर वो ये बात करते हुए पाई गई कि ये जमाल मंदोखेल साहब ने इन दहशत गर्दों को ये कैसे ये जमानतें उनकी दी हैं, और उनका जो बयानिया था उसको इन्होंने दुरुस्त तस्लीम किया है। बहरहाल चीज़ें चलती रहीं। फिर जमाल मंदोखेल साहब ने फ़ौजी अदालतों वाले मामले में भी आपको पता है जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की जानिब से इख्तलाफी नोट लिखा गया। तो ये ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से जमाल मंदोखेल साहब अब उस डोमेन में नहीं आते थे कि वो शायद आइनी बेंच के सरबराह बने या उनको आइनी अदालत में लाया जाए। तो अभी भी आप देखें जो ट्रांसफ़र हुए हैं उसमें जूनियर जजेस को अब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब गालबन कोई नीचे से दूसरे या तीसरे नंबर पर मौजूद थे। टोटल 23 जज थे, उसमें से अब आमिर फ़ारूक साहब टॉप 3 में आ चुके हैं इस्लामाबाद, ये जो आइनी अदालत बनी है। अगर यही सेटअप बरकरार रहा तो अगले जो आइनी अदालत के चीफ जस्टिस होंगे वो जस्टिस आमिर फ़ारूक मुमकिन तौर पे बनेंगे, क्योंकि अभी उनकी उम्र है तकरीबन 56 साल। 12 साल यहाँ वो सर्व करेंगे, आइन और कानून बताएंगे। यानी अगर वो 3 साल के बाद चीफ जस्टिस बनते हैं आइनी अदालत के तो 9 साल तक वो रह सकते हैं, क्योंकि उनकी उम्र 68 साल जब होगी तब तक वो चीफ जस्टिस के ओहदे पर मौजूद रहेंगे। हाँ, उसमें अगर 3 साल का कोई टाइम फ्रेम लगाया जाता तो वो एक अलग बात है, लेकिन उसमें भी उनकी सर्विस 6 साल कम हो सकती है, लेकिन वो होता कुछ दिखाई नहीं देता। तो एक तो जमाल मंदोखेल साहब की ये बात, फिर आपको देखें कि आज उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दी हैं उससे भी एक बार फिर उन्होंने रियासत के बयानिए को मेरे ख्याल में बिल्कुल उड़ा के रख दिया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से की जा रही थी इसी ब्रैकेट के अंदर के ये जो मंशियात हैं, नेक्सेस है, सहूलतकारी का, स्मगलिंग में वो मुलव्विस हैं, दहशतगर्दों के साथ। जी जी, पिछले कुछ दिनों से आपको पता है वफाकी वज़रा भी इसके ऊपर बयानात दे रहे थे। तो एक बयानिया बनाने की कोशिश हो रही थी कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मीना खान अफरीदी हों या उनकी काबीना के कुछ दीगर लोग हों या PTI खैबर पख्तूनख्वा के कुछ मकामी रहनुमा, ये सारे उस नेक्सस का हिस्सा हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला के अंदर मनशियात दरामद करते हैं और उसको आगे फैलाते हैं। मैं कल भी इसी तरह की एक खुद साख्ता किस्म की डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी जिसके ऊपर सिर्फ वॉइस ओवर की गई थी और उसका मकसद भी इसी तरह का प्रोपेगेंडा करना था। अब आज जमाल मंदोखेल साहब ने तो ये कह दिया कि बलूचिस्तान के 3 अजला के अंदर मनशियात की जो फसलें हैं वो काश्त हो रही हैं और वहाँ पर सबको पता है, लेकिन कोई उसके ऊपर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। पहले एक इंटरनेशनल मैगजीन ने स्टोरी भी की थी जी, दी गार्डियन में, ओपीएम के कैपिटल के हवाले से, और उसमें भी देखें कि सैटेलाइट फुटेजेस के जरिए तस्वीर मौजूद थी और उससे साबित किया गया था कि इन अजला के अंदर ये जो मनशियात हैं वो काश्त की जा रही हैं। तो आज मेरे ख्याल में जमाल मंदोखेल साहब ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को भी क्लीन चिट दी है और एक बार फिर रियासत के बयानियों को उन्होंने बड़ी हद तक नुकसान पहुँचाया है। और मेरे ख्याल में एक जज का काम ही यही होना चाहिए कि वो आइन और कानून के मुताबिक वो फैसला करे, क्योंकि इस तरह के अगर कहीं पर भी कोई काम हो रहा है तो उसको रोकना किसकी ज़िम्मेदारी है? मुतल्लिका इदारों की, आपकी जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनका ये काम है कि वो ऐसे जो मकामात हैं उनकी निशानदेही करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अफ़गानिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि वहाँ पर इस तरह की काश्त होती थी, लेकिन तालिबान हुकूमत आई तो वहाँ पर वो ख़त्म कर दी गई और वो लोग शायद वहाँ से भाग के वो इधर पाकिस्तान में कहीं आए हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान को भी चाहिए कि इसके ऊपर कार्रवाई करे। तो आज जमाल मंदोखेल साहब ने वो जो शायद गुस्सा था कि मुझे आइनी अदालत में नहीं ले जाया गया, कुछ दिन पहले पता ना आपको सालगिरह भी थी, उन्होंने केक काटने से उसमें भी जी जी चीफ जस्टिस, बल्कि चीफ जस्टिस साहब को उन्होंने, मैं तो कहूँगा कि झिड़क दिया। उसकी वजह ये थी कि जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वैसे इसमें आपको याहिया अफरीदी साहब की भी गैर संजीदगी एक उसको भी आप पहलू उसको भी देखें
कि आइन के ऊपर ये शब खून मारा जा रहा और है। इस्लामाबाद में उस दिन बम धमाका हुआ था, बम धमाका भी कचहरी हुआ के था बाहर, कचहरी, जिसमें और उसमें भी जमाल मंदोखेल साहब दिली तौर पे, ज़ाहिर बात है एक पाकिस्तानी होने के नाते इस्लामाबाद में तकरीबन कोई 10-12 साल के बाद एक खुद कुछ धमाका हुआ। लोग तो तकरीबन भूल चुके थे कि इस्लामाबाद में माजी में इस तरह के हालात रहे हैं, लेकिन उसमें भी चीफ जस्टिस साहब केक काटना चाहते थे। जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि यहाँ अदलिया की आज़ादी का मामला स्टेक पे लगा हुआ है और आपको केक काटने की पड़ी हुई है। तो ये जमाल मंदोखेल साहब शायद उस वक्त गुस्से में थे, उनको और पता चल गया था कि मैं नहीं बन रहा जज। देखें ये तो पहले बता दिया गया, आप इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के देखें, उससे पहले बता दिया गया कि कौन सा जज होगा। अंसार अब्बासी साहब ने, कहाँ से हुई इनसे? मैंने बताया कि इन्होंने जो गुज़श्ता साल वो मुकदमा सुना था ना, और उसमें 9 मई के बयानिए को उड़ाया। ये उस बेंच का हिस्सा थे जिसमें सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल। जी इख्तलाफ किया इन्होंने। अच्छा, ये सजा उसमें भी इख्तलाफ किया। और ये जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट में थे, चीफ जस्टिस थे, तो वहाँ पर भी इन्होंने DHA कोयटा के खिलाफ फैसला दिया था और उस पर हुक्म इम्तना जारी किया था। और उसके कुछ ही दिनों के बाद फिर जमाल मंदोखेल साहब को यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाया गया, और सुप्रीम कोर्ट में जब आए तो उसमें भी वो शिकवा ये करते हैं कि अगर साबिक चीफ जस्टिस जो हैं साकिब निसार साहब, अगर उनके दौर में ये आते तो ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने की के भी हकदार थे। लेकिन अब जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने का सारा क्राइटेरिया ही चेंज कर दिया गया, अब तो कोई भी किसी भी वक्त बन सकता है। अभी देखें कि मोहम्मद अली मज़हर साहब के हवाले से सीनियर ही बनेगा ना, वज़ीर कानून ने कह तो दिया। देखें उसमें भी अभी कोई पता नहीं है। यहाँ देखें कि कानून एक बनाते हैं, अगले साल वो कानून तब्दील कर देते हैं। जैसे 2023 जून में कानून बना कि रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात नहीं होंगे। 2024 में आके दोबारा से वही अपना बनाया हुआ कानून रिवर्स कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ मफादात का ख़तरात लाहक हो चुके थे, सीटें बचानी थी, इस सिस्टम को बचाना था, तो दोबारा से कानून साजी की गई। रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल लगाने का फ़ैसला हुआ। लाहौर में आप देखें जहाँ जहाँ शरीफ ख़ानदान के हल्के हैं उन सब में रिटायर्ड जज को लगाया हुआ है। और अभी पिछले दिनों मरियम नवाज़ साहिबा को उन्होंने क्लीन चिट भी दे दी है। तो ये चीज़ें, सिस्टम कैसे अपने आप को साथ साथ पैचेज लगा रहा है, और हमने आज तक ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी कि सिस्टम रियल टाइम के अंदर अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा हो। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है, कानून साजी आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है मखसूस नशिस्तें PTI को मिलनी चाहिए, उसके तकरीबन 2 हफ्ते के बाद वफाकी हुकूमत दोबारा से इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम कर देती है। तो ये देखें कि चीज़ों को साथ साथ रास्ता रोकने की कोशिश की गई। जी, मोहसिन अख्तर कियानी साहब के रिमार्क्स, जेल से बीमार बनकर बाहर निकलना और फिर मुल्क को कौन सा ऐसा सियासी कैदी है जो गया था? मेरे में मरियम नवाज साहिबा उस कैदी के बारे में बताती रहती हैं, नवाज शरीफ साहब उनका नाम है। अच्छा। और माजी में भी आप देखें कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने नाम नहीं लिया उनका। देखें बाज़ औक़ात नाम के बगैर भी जो चोट पहुंचती है उसकी तकलीफ ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर भी मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, मेरे ख्याल में वो 27वीं तरमीम का जो तीर है ना, वो मियाँ साहब को लंदन पहुंच गए, हज़ारों किलोमीटर का फासला कर लिया, आज़म बनवा दिया भाई, हुकूमत दे दिया कश्मीर में, दूसरों को लंदन भिजवा दिया, दूसरों को लंदन भी। तो देखें आज भी मोहसिन अख्तर कियानी और नवाज शरीफ साहब वो शख्स हैं, खुशकिस्मत शख्स। इमरान खान साहब के बारे में ये बड़ी इनकी जमात के लोग बातें करते हैं, उनको सहूलतें दी हुई हैं। जो सहूलियात नवाज शरीफ साहब को उनकी साहबजादी को हासिल थी, वो इमरान खान साहब को शायद उसका 50% भी दस्तयाब नहीं है। मुलाकात ही नहीं होने दे रहे, मुलाकात नहीं होने दी जा रही। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ वो पहले शायद पाकिस्तान में कैदी थे जिनको महदूद मुद्दत के लिए ज़मानतें दी गई सिर्फ मेडिकल ग्राउंड्स की बुनियाद पर। सुप्रीम कोर्ट में आसिफ सईद खोसा साहब के सामने केस आया, कहा गया कि नवाज शरीफ साहब की शरियानें बंद हैं, दिमाग की शरियानें बंद हैं, दिल की शरियानें बंद हैं, खून की सप्लाई नहीं है, 95% उनकी जो है वो दिमाग की शरियानें बंद हैं। वो नवाज शरीफ साहब को उस वक्त तो अदालत में ऐसे बना के पेश किया गया कि ऐसे लगता था कि ये एक जिंदा मौजज़ा हमारे सामने है, हमारी आंखों के सामने, ज़रा इनको देखें, दीदार करें कि ये ज़िंदा कैसे हैं। फिर आपको पता है जब उनको बैरून मुल्क भिजवाया गया तो कहा गया कि उनके प्लेटलेट्स 2000 तक आ चुके हैं। अब मेडिकली आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, 2000 पर प्लेटलेट्स का आना ऐसे ही है कि आपका पूरा जिस्म फट जाएगा और आपका खून सारा रसना शुरू हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब माशाल्लाह ठीक ठाक रहे, ना सिर्फ ठीक रहे बल्कि जब बैरून मुल्क जाने लगे तो बगैर किसी सहारे के वो एयरपोर्ट और जहाज़ के अंदर भी सवार हुए। और नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट में उनका केस आया, 8 हफ्ते की मखसूस ज़मानत मिली, और मखसूस ज़मानत भी मिली तो उसमें भी आप देखें कि नवाज शरीफ साहब जब 8 हफ्तों के बाद दोबारा केस लगा तो उनके वकील थे ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की अदालत में कहा कि अभी नवाज शरीफ साहब की बीमारियों का तयन नहीं हुआ, 8 हफ्ते वो घर में रहे, इलाज करवाना था नहीं करवाया। उस पर खोसा साहब ने फिर ये कहा कि ख्वाजा हारिस साहब, हमने आपको 8 हफ्ते का टाइम दिया था कि आप नवाज शरीफ साहब का इलाज करवाएंगे, आपने अगर 8 हफ्तों में
अभी तक उनकी बीमारी की तशखीस ही नहीं की, तो फिर इनका इलाज कैसे होगा, कब होगा, कहाँ मुकम्मल कब होगा। तो उन्होंने वो जो ज़मानत दी थी 8 हफ्तों की, वो मनसूख हो गई। अभी मोहसिन अख्तर कियानी साहब यही बात कर रहे हैं, और उन्होंने भी मेरे ख्याल में चोट लगाई है आज नवाज शरीफ साहब को कि बैरून मुल्क चले जाते हैं और मेडिकल बुनियादों पर। अब नवाज शरीफ साहब की 2019 में मेडिकल रिपोर्ट्स कैसे बनी, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के सारी वो बातें ऑन रिकॉर्ड हैं। डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा खुद बता चुकी हैं। इमरान खान साहब के बकौल के काबीना इजलास हुआ तो वो चूँकि वज़ीर इंसानी हकूक़ थी, तो इंसानी हकूक़ और जो इंसानी हमदर्दी है उसकी वजह से वो जज्बाती हो गई, काबीना इजलास में रो पड़ी कि इनकी ज़िंदगी चली जाएगी, इनको बाहर जाने दें। और नवाज शरीफ साहब इतने खुशकिस्मत हैं कि इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस थे जनाब अतर मिनल्ला साहब, जिनको आज मुस्लिम लीग नून वालों ने नेज़ों की नोक पे रखा हुआ था, ताने देते थे। ये वो शख्स थे जिन्होंने PTI हुकूमत से ये बयान हल्फी मांगा था कि आप यकीन दहानी करवाएं कि अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान में रहे तो इनको कुछ नहीं होगा, 24 घंटे की ज़िंदगी की ज़मानत दें। कौन पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में कौन किसी की ज़िंदगी की ज़मानत दे सकता है? तो नवाज शरीफ साहब ने तो रियासत का मेरे ख्याल में सिर्फ लाड प्यार देखा है। हाँ, उनकी 2 हुकूमतों के दरमियान अगर उनके साथ कुछ खींचातानी होती रही या उनके साथ कुछ इशूज़ रहे हमारी इस्टेब्लिशमेंट के, तो एक अलग कहानी है। लेकिन नवाज शरीफ साहब जब वापस आए, इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको प्रोटोकॉल दिया गया, इसी हाई कोर्ट खुद चली गई, एयरपोर्ट पर गई, नादरा का स्टाफ वहाँ पर गया, नवाज शरीफ को जहाँ हाई कोर्ट में आने नहीं दिया गया। फिर जब वो हाई कोर्ट में आए तो उनके आने से पहले उनकी हिफाजती ज़मानत उनको दे दी गई कि वो पेश होना चाहते हैं। तो किस जगह पर रियासत ने नवाज शरीफ साहब के साथ जो है वो कोई ज़्यादती अगर कहीं की भी है तो उसका मदावा भी 2 से 3 गुना बढ़ कर दिया है। इमरान खान साहब हैं, गोली लगी थी, ज़ख्मी थे, इलाज हो रहा था। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर इमरान खान को एम्बुलेंस में और स्ट्रेचर पर भी लाना पड़े तो उसको यहाँ पर लाएं, और इमरान खान को ज़ख्मी हालत में लाया गया और वो अदालत में पेश हुए। तो यहाँ आप देखें कि रियासत का सलूक दोनों रहनुमाओं के साथ क्या रहा है। और नवाज शरीफ साहब, जैसे आपने शुरू में कहा कि अब तो हुकूमतें भी इंजॉय कर रहे हैं, और रेलिवेंट करने की कोशिश ये होती है कि भारत के साथ जंग हो रही है कि इंतहाई हसास मामला है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की डोमेन में आता है, आप उसमें बैठ के कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब सारी जंग उन्होंने डिज़ाइन की है। हालांकि उस जंग के अंदर नवाज शरीफ साहब की कोई इनपुट बनती नहीं थी, लेकिन चूंकि आपने रेलिवेंट करना था तो रेलिवेंट करने के लिए आप ये सारा कुछ तरमीम के अंदर भी कहा गया कि उनकी मंजूरी के बाद ये तरमीम पेश की जा रही है। लेकिन 26वीं तरमीम में भी कहा गया, परवेज रशीद साहब का वो इंटरव्यू छपा था डॉन अखबार में, उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि 26वीं तरमीम की जितनी भी तैयारी हुई है तमाम मराहिल में नवाज शरीफ साहब की इनपुट शामिल थी। और अभी जब वो 27वीं तरमीम के लिए वोट देने आए हैं तो उन्होंने दर हकीकत सिर्फ वोट नहीं दिया, उन्होंने 27वीं तरमीम को इसकी ओनरशिप ली है, उन्होंने मौजूदा हुकूमत की ओनरशिप ली है, और इस वक्त मुल्क के अंदर आइन और कानून के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है नवाज शरीफ साहब ने उसकी भी सारी ओनरशिप ली है कि मैं इस सारे प्रोसेस में, इस सारी जो आइन का हुलिया बिगाड़ा जा रहा है, मैं इसमें मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड हूँ। सही, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।